नमस्ते दोस्तों, मैं मोनिका आप सभी का JRF एज पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चली हुई है, जिसकी आज क्लास हमारी 6th है। पिछली जो 5 क्लासेज है उसमें हमने UGC नेट कॉमर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कर दिया है, तो आप उन सभी क्लासेस को चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं UGC नेट कॉमर्स जून 2023 में जो क्वेश्चन पेपर आया था इवनिंग शिफ्ट का, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे और अपनी एनालिटिकल थिंकिंग को भी डेवलप करेंगे। आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपकी प्रेपरेशन को ये नेक्स्ट लेवल तक बूस्ट कर देगा। तो चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन ओलिगोपॉलिस्टिक्स मार्केट इन विच ऑर्डर फर्म एड्रेसिंग फॉलोइंग स्ट्रेटजीज चैलेंज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओलिगोपॉली से क्वेश्चन है कि अगर हमें ओलिगोपॉलिस्टिक्स मार्केट में अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो हमें जितने भी हमारे पास स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस आने हैं, अगर उनको एड्रेस करना है तो किस ऑर्डर में उसको एड्रेस करेंगे। तो ऑप्शन 1 है सबसे पहले बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, ऑप्शन 2 है कम्पिटिटिव इंटेंसिटी ऑफ राइवल फर्म, ऑप्शन 3 है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, ऑप्शन 4 थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और ऑप्शन ई है हमारा थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री। इन ऑप्शन को देखकर हमें कुछ याद आ रहा है, ये सारे क्या है, ये हमारे पोर्टर के 5 फोर्स मॉडल है। तो इनको यहाँ पर रिलेट किया गया है ओलिगोपॉलिस्टिक्स मार्केट के साथ। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ओलिगोपॉलिस्टिक्स मार्केट क्या है। तो ओलिगोपॉली एक कम्पिटिटिव सिचुएशन है जहां पर कुछ फ्यू ही फर्में होती है, फ्यू लार्ज फर्म होती है मार्केट में, जिसकी कुछ ही फर्में होती है, लेकिन ये एक प्रकार से लार्ज फर्म होती है। इनके प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एक लेवल तक, बहुत ज़्यादा इनके प्रोडक्टों में डिफरेंस नहीं होता। तो इसमें हर एक सेलर क्या है, ये हाई परसेंटेज मार्केट का कवर करता है। जितने भी कुछ फर्में होती हैं, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ फर्में हो सकती है 2 3 4 5, और ये फिर कम फर्म होने के कारण मार्केट का परसेंटेज है, जो मार्केट का परसेंटेज है इनके पास ज़्यादा होता है। तो इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये मार्केट में होने वाले हर एक एक्शन के बारे में जानकारी ले। ये एफोर्ड नहीं कर सकते अगर ये इग्नोर कर देते हैं मार्केट के एक्शन को, इग्नोर ये नहीं कर सकते जितने भी मार्केट में एक्शन हो रहे हैं। तो इसका अगर हमसे पूछा गया कि मार्केटिंग में जो भी स्ट्रेटेजिक चैलेंज है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो इसका हम सबसे पहले हमारे पास होगा, हम देखेंगे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले हम थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, हम देखेंगे कि कोई हमारा मार्केट में सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट तो नहीं, अगर हमें थ्रेट कर रहा है तो सबसे पहले हम उसको जांचेंगे। उसके बाद हम जाएंगे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रीज, उसके बाद आएंगे हम ए पर बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, और उसके बाद जाएंगे हम अपने ऑप्शन सी पर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, और एंड में हम देखेंगे अपनी कम्पिटिटिव इंटेंसिटी ऑफ राइवल फर्म। ये अंत में इसलिए क्योंकि हमने कहा कि इन दोनों में जो जितने भी कम्पिटिटिव होते हैं वो बहुत कम होते हैं, मतलब कि हमारे जो प्रोडक्ट में डिफरेंस थोड़ा थोड़ा होता है, राइट। ऐसा नहीं कि हमारे सेम ही प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में कुछ कुछ डिफरेंस होता है, इसलिए हम इसको कम्पिटिटिव इंटेंसिटी ऑफ राइवल को लास्ट में करेंगे, इस ऑर्डर में करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम जाते हैं अपने, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट द लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू एप्रोप्रिएट सेगमेंट फॉर स्टडिंग द रिजल्ट शोन बाय बिजनेस इन ईच सेगमेंट। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से बताइए किस कंसेप्ट के अंतर्गत एक बिजनेस की लाइफ को एक सेगमेंट में बांटा जाता है रिजल्ट को स्टडी करने के लिए।
तो इसमें सबसे पहले हमारा पीरियोडिक मैचिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू कंसेप्ट, जो पीरियोडिक मैचिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू कंसेप्ट है, ये हमसे कहता है कि ये इस थ्योरी पर बेस है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में जितनी भी कॉस्ट आती है उसको मैच करना जरूरी है उस पीरियड में जितना भी हमारे पास रेवेन्यू होता है। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दोनों को मैच करना जरूरी है, एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जितनी कॉस्ट हुई और जितना हमारे पास रेवेन्यू हुआ उनको मैच करना जरूरी है। तो डबल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है? डबल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। जैसे कि अगर हमने किसी को सामान दिया तो एक होता है हमारा जो कि रिसीव करता है, सामान को रिसीव करता है, गुड्स को, एक होता है गिव जो कि दे रहा है। तो हर एस्पेक्ट के दो पहलू होते हैं, इसलिए एक को डेबिट किया जाता है, दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। तो यह डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। जो हमारा आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, जो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है वो कहता है कि बेस्ड ऑन थ्योरी दैट ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस शुड बी डिवाइडेड इनटू इक्वल टाइम पीरियड। बताता है कि जितनी भी हमारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है उनको हमें इक्वल पीरियड ऑफ टाइम में क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, ताकि हमें रिजल्ट पता लग सके। इसलिए हमें अकाउंटिंग पीरियड हमारा मैक्सिमम 12 मंथ का होता है और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अकाउंटिंग मंथ आ जाता है। तो ये हम करते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के ही तहत। और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ओनली वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जिनको कि मनी में मेजर किया जा सकता है। तो आई होप ये सारे कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर होंगे। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन हमारा 4 कहता है कि विच वन ऑफ फ्लोइंग इज कंसर्न विद एंडोमेंट पॉलिसी। तो ये क्वेश्चन आपका इंश्योरेंस से है, इंश्योरेंस से ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बोलता है कि एंडोमेंट पॉलिसी क्या है। तो चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑप्शन बता है कि ऑप्शन 1, द इशूअर हैज एडवांटेज ऑफ रिसीविंग मनी एट रेगुलर इंटरवल ऑफ द पॉलिसी विच अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी एट द एक्सपायर ऑफ द पॉलिसी। बोलता है कि जब एक्सपायर हो जाएगी हमारी पॉलिसी तब वो एक स्पेसिफिक अमाउंट लेगा, लेकिन कुछ समय बाद रेगुलर इंटरवल में भी उसको अमाउंट रिसीव होता रहेगा। और ऑप्शन बी हमसे कह रहा है कि एट द एक्सपायरी ऑफ पॉलिसी, जो कि जब हमारी पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है, द इंश्योर्ड रिसीव द सम ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो तभी ही पूरा का पूरा सम इंश्योर पॉलिसी का प्राप्त कर सकता है। तो ऑप्शन 3 है इट कवर द इंश्योर्ड फॉर द होल लाइफ हिज नॉमिनल रिसीव द एश्योर्ड सम बोनस आफ्टर डेथ, की होल लाइफ के लिए इंश्योरेंस है और इसका सम लेता है इसका नॉमिनी, डेथ के बाद इसका नॉमिनी ही इसके जितना भी सम होता है उसको बोनस के साथ लेता है। ऑप्शन 4 है द प्रीमियम कॉस्ट इज हाई इफ द इंश्योर्ड डाई द नॉमिनल रिसीव द इंश्योरेंस। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। एंडोमेंट पॉलिसी है जो इंश्योरेंस की, वो कहती है कि जब आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है तो अब आप अमाउंट रिसीव कर सकते हैं। जो हमारी फर्स्ट पॉलिसी है कि मनी एट रेगुलर इंटरवल में आपको मिल जाएगा, तो इसे कहते हैं, जो पॉलिसी का नाम है इसका नाम है बाय मनी बैक प्लान। तो इसे कहा जाता है मनी बैक प्लान। मनी बैक प्लान के अंतर्गत आपको जो है रेगुलर बेसिक पर इंटरवल पर रिसीव होगा आपको एक मनी, और उसके बाद स्पेसिफिक अमाउंट आपको एक्सपायरी पे होगा। जैसे कि इसकी बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज है। एक तो हमने एंडोमेंट पॉलिसी यहाँ पर समझ लिया, एक हमने पढ़ लिया मनी बैक प्लान, और उसके बाद इसका जो एक प्लान है इसका एक आ जाता है हमारा यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। जब भी इस प्लान के अंतर्गत कोई व्यक्ति इंश्योरेंस लेता है तो उसके पास एक एडवांटेज होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। वो साथ साथ ही इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है होता है उसके पास,
वो इन्वेस्ट कर सकता है इक्विटी पर और वो डेट पर भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये पॉलिसी उस जो भी व्यक्ति इंश्योरेंस करता है उसको एडवांटेज देता है कि वो इन्वेस्ट भी इन पैसों को कर सकता है पॉलिसी के साथ साथ। तो और एक हमारा जो इसके बाद जो एक हमारा और आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस। जैसा कि नाम से पता लगता है कि टर्म एक स्पेसिफिक टाइम के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, या फिर हम 10 साल के लिए हो गया टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ये टर्म होता है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है कि किसी ने 10 साल के लिए पॉलिसी ली है, 20 साल के लिए, और उसके बाद जब पॉलिसी खत्म हो जाती है तब उसको सम ऑफ अमाउंट मिल जाता है। ओके, अगर ड्यूरिंग द पीरियड उसकी डेथ हो जाती है तो भी उसको डेथ के बाद सारे बेनिफिट पेड कर दिए जाते हैं। और एक आती है होल लाइफ प्लान, जिसे कि हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 3 जो इट कवर इंश्योरेड फॉर द होल लाइफ, हिज नॉमिनी रिसीव द एश्योर्ड सम विद बोनस आफ्टर डेथ। ये होल लाइफ तक चलती है कि जब तक आप प्रीमियम पे कर सकते हो तब तक ये चलेगी, और आपकी डेथ के बाद आपका जो नॉमिनल को आपका सम ऑफ बोनस सम मिलेगा, साथ में प्लस बोनस भी मिलेगा। तो थर्ड क्वेश्चन इंश्योरेंस पॉलिसी से थे, तो एक बार आप इनको क्रॉस चेक कर सकते हैं, पूरी की पूरी इंश्योरेंस पॉलिसी को पढ़कर जाना है, क्योंकि हमने देखा कि जून 2023 में क्वेश्चन आया है इंश्योरेंस से, तो इस बार भी प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि क्वेश्चन रिपीट हो, एंडोमेंट पॉलिसी से ना होकर मनी बैक या फिर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान से आ जाए। ओके, या फिर जो भी और भी कितनी भी प्रकार की पॉलिसीज है तो उनको पढ़कर जाना है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इन अ सिचुएशन वेयर द होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज ओन शेयर इन ईच अदर, कि ऐसी सिचुएशन का नाम बताओ जब होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी एक दूसरे के शेयर को होल्ड करती हैं। तो इसका सबसे पहला है कि उसको पार्टली ऑन सब्सिडरी कहते हैं। क्या उसको पार्टली ऑन सब्सिडरी कहेंगे, क्रॉस होल्डिंग कहेंगे, या फिर सब्सिडरी कंपनी है, या होली ऑन्ड सब्सिडरी? तो बताइए जरा, इसका आंसर बिल्कुल ही इजी है, शायद आपको देखते इसका आंसर आ गया होगा। अब हम सबसे पहले होल्डिंग कंपनी को समझ लेते हैं और सब्सिडरी कंपनी को भी समझ लेते हैं। जो सब्सिडरी कंपनी है वो आती है हमारी कंपनी एक्ट की सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 के अंतर्गत, और जो हमारी होल्डिंग कंपनी है वो कंपनी एक्ट के सेक्शन आती है हमारी सेक्शन 2 और सबसेक्शन 46। होल्डिंग कंपनी, जब सब्सिडरी कंपनी में क्या होता है, जब कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी की 51% से ज्यादा शेयर को होल्ड कर देती है तो उसे कहते हैं हम कि ये दूसरे की सब्सिडरी कंपनी बन गई। तो पार्टली ऑन सब्सिडरी होगी कि 51% से ज़्यादा हमने शेयर को एक्वायर किया है दूसरी कंपनी के, तो वो मेरी सब्सिडरी कंपनी। होली ऑन्ड है कि मैंने 100% ही दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया है, तो उसे कहेंगे होली ऑन सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी भी हमने सब। अब क्रॉस होल्डिंग ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी ओन शेयर्स ईच अदर, एक दूसरी कंपनी के शेयर को वो ऑन करते हैं, कि एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के कुछ शेयर को लेती है और सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के। लेकिन ये संभव तभी है अगर हमारी जो सब्सिडरी पार्टली ओन सब्सिडरी हो, तभी उसके पास कितने बच जाएंगे, 49 उसका अपने शेयर होंगे उसमें, तो तब वो जा सकती है होल्डिंग कंपनी के शेयर को ऑन करने के लिए। अगर वो पहले से ही 100% एक्वायर है तो उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो जाकर होल्डिंग कंपनी के शेयर को एक्वायर करे। तो इसका आंसर बन जाता है हमारा ऑप्शन 2। अब आता है हमारा 5th क्वेश्चन। जो 5th क्वेश्चन है वो है रिलेटेड हमारा एफडीआई से। द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ एफडीआई टू होस्ट कंट्री इंक्लूड विच ऑफ फ्लोइंग, कि अगर कोई एफडीआई आता है तो होस्ट कंट्री के लिए क्या क्या बेनिफिट है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि होस्ट कंपनी क्या है। जैसे अमेरिका की कोई कंपनी है, यूएसए की एक कंपनी है, वो इंडिया में आकर इन्वेस्ट करती है, एफडीआई के थ्रू इन्वेस्ट करती है, तो इंडिया उसके लिए है होस्ट कंट्री, जहां पर उसने इन्वेस्ट किया है। तो ये तो आपको पता लग गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब जो होस्ट कंट्री है जहां पर इन्वेस्ट किया है वहां
उस कंट्री के लिए क्या क्या पोटेंशियल बेनिफिट है। तो सबसे पहले है कि असेस टू सुपीरियर टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीज कंपटीशन। अगर हमारे देश में जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई एफडीआई करता है तो इससे क्या हमें सुपीरियर टेक्नोलॉजी मिलेगी और इंक्रीज कंपटीशन होगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन 2 है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। ऑप्शन सी बोलता है कि इंक्रीज इन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, क्या डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होगा। और डी है ब्रिजिंग होस्ट कंट्री फॉरेन एक्सचेंज गैप, कि ये ब्रिज करेगी एक होस्ट कंट्री एंड फॉरेन एक्सचेंज में जितने भी गैप है उनके बीच एक ब्रिज की तरह काम करेगी। और ई है रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी। अगर हम इनको पढ़ते हैं तो हमें लग रहा है कि पूरे के पूरे आंसर सही है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है, आपको हमेशा आंसर क्वेश्चन के अनुसार देना है। तो हम किस तरह जल्दी से अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे एग्जाम में, तो ये टेक्निक आपने हमेशा यूज करना है। जैसे हमें लग रहा है कि सारे, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें लग रहा है कि इंक्रीज इन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। अगर एफडीआई आएगी तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होगा, तो यह है ऑप्शन सी। अब ऑप्शन सी थर्ड और फोर्थ में, इसलिए हम ऑप्शन बी, ए और बी को पहले ही रिजेक्ट कर देते, इनको हमने देखना ही नहीं। अब सी हमें बताता है कि दोनों में डी भी होगा, तो डी है ब्रिजिंग होस्ट कंट्री फॉरेन एक्सचेंज गैप। ओके, तो ये हो गया, डी है ये हमें बता रहा है। अब हमें सिर्फ देखना है ई और ए के बीच, ई और ए के बीच जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें लगे। ई कहता है कि रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी कम होगी, या ऑप्शन ए इसके बदले ज्यादा अच्छा है। हम देखिए एसेस टू सुपीरियर टेक्नोलॉजी और इंक्रीज कंपटीशन, तो इसका जो पोटेंशियल बेनिफिट मिलेगा इससे हमारी टेक्नोलॉजी में सुधार आएगा और कंपटीशन भी बढ़ेगा। इसलिए हम अपना आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन ए सी डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। अब हम नेक्स्ट आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये है हमारा यूटिलिटेरियन व्यू ऑफ एथिक्स is one of the few perspective on business ethic and it includes। जैसे कि अब बोलता है कि यूटिलिटेरियन व्यू है एक एथिक का, तो इनमें से वो क्या बिजनेस एथिक क्या क्या इंक्लूड करता है। तो ऑप्शन क्या है, रिस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्शन इंडिविजुअल लिबर्टीज एंड प्रिविलेज, कि रिस्पेक्ट करना एंड प्रोटेक्ट करना इंडिविजुअल की लिबर्टी एंड प्रिविलेज को। ऑप्शन बी है इम्पोजिंग एंड एनफोर्सिंग रूल फेयरली एंड इम्पार्टली, हमें जितने भी रूल हैं उनको हमें फेयरली और इम्पार्शली, मतलब कि बिना किसी पक्षपात के उन्हें आगे एनफोर्स करना है। ऑप्शन सी है एथिकल डिसीजन मेड स्लोली ऑन द बेसिक ऑफ देयर आउटकम एंड कॉन्सिक्वेंस, कि जितने भी डिसीजन वो लिए जाएंगे उसके आउटकम से, कि किसी भी सिचुएशन का हमें आउटकम क्या मिल रहा है। अगर आउटकम हमारा प्लस नेगेटिव और प्लस दोनों हो सकता है, तो उसी के बेस पर हमें डिसीजन लेना है। ऑप्शन डी इनकरेज इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी एंड इज कंसिस्ट विद गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऑप्शन ई कहता है एथिकल डिसीजन बी लर्न ऑन एग्जिस्टिंग एथिकल नॉर्म इन इंडस्ट्रियल एंड कम्युनिटीज, की हमें एथिकल डिसीजन वो लेने चाहिए जो कि पहले भी लिए जा चुके, एग्जिस्टिंग जो एथिकल नॉर्म है एक इंडस्ट्री में। तो जैसे हमारे पास जब भी क्वेश्चन आता है, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी यूटिलिटेरियन व्यू, तो ये क्या कहती है कि हमें फोकस करना है ओनली आउटकम पर। अगर आउटकम हमारा अच्छा है तब हमारा डिसीजन भी अच्छा होगा, तब हम एथिकली सही कर दें। इसका एग्जाम्पल ये है कि एक जोकर है, वो एक शहर में सभी व्यक्ति को मार रहा है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस जोकर को मार लेता है तो इससे आउटकम क्या, इससे सारे लोगों का जीवन बच जाता है, इससे शांति आ जाती है, जीवन बच जाता है, क्राइम रेट कम हो जाता है। तो इसका क्या आउटकम एक पॉजिटिव है, तो ये है यूटिलिटेरियन व्यू। तो हमें पता है कि ऑप्शन सी इसका आंसर है ही है। तो अब हमें ऑप्शन सी को ढूंढते हैं। तो आपके पास आंसर पहले ही आ गया, ये तो बड़ा गलत हुआ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस तरफ कि आंसर आपको दिख रहा है। तो चलो फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से करना है। तो सबसे पहले पता है कि एथिकल डिसीजन मेड सोली ऑन बेसिक ऑफ देयर आउटकम, हमें पता है कि सी हमारा आंसर है ही। अब जहाँ पर सी नहीं है उनको हम पहले ही क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते। अब हमारे पास है सी के बाद दोनों में सी या बी होगा या फिर हमारा डी होगा। अब हम डी को पढ़ते हैं, इनकरेज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ये इंक्रीज करेगा एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी एंड इज कंसिस्ट विद गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन।
और ऑप्शन बी है इम्पोजिंग एंड फोर्सिंग रूल फेयरली इम्पार्टली। हमने देखा कि हमारा आउटकम सही आ रहा है। अगर बिजनेस में हमारा आउटकम सही आ रहा है तो हमारा क्या होगा, एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा और हम इंक्रीज करेंगे एफिशिएंसी को। तो ये हमें ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो हम इसका आंसर करेंगे हमारा सी के साथ डी को। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन, अच्छा ये स्लाइड ही आगे पीछे हो गई थी, ओके, ऑप्शन सी और डी। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है जो है हमारा मैनेजमेंट से और नीड ऑफ हायरार्की से क्वेश्चन है। बोलते कि मास्लो हायरार्की ऑफ हीट डिस्पाइट ह्यूमन नीड इन द फॉर्म ऑफ हायरार्की असेंडिंग फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट नीड। ये बोलता है कि जो मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड है उसे आप बताइए कि जो उसने लोएस्ट नीड बताई थी और हाईएस्ट नीड, लोएस्ट से आपको हाईएस्ट नीड तक जाना है। और ये हमारा मोटिवेशन की थ्योरी है। जितनी भी मोटिवेशन की थ्योरी है आपको पढ़ के जानी है। मोटिवेशन की थ्योरी से क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। तो ये क्वेश्चन जैसे कि हमने मास्लो की नीड ऑफ हायरार्की पता नहीं कितने ही बार पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ से हर बार क्वेश्चन देखने को हमें मिल ही जाता है। जैसे कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये हमारा जून के एग्जाम में पूछा गया था। तो अगर हमें बेसिक ही पता है कि सबसे पहले हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स आती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एस्टीम नीड नहीं है, इसको एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन 3 को भी एलिमिनेट करेंगे। अब हमारे पास है ऑप्शन 2 एंड 4। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसके लास्ट ऑप्शन को पहले देखेंगे। लास्ट इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो कि होता है, लास्ट हमारी जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, लेकिन ऑप्शन 3 में है एस्टीम नीड। तो हमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम अपना ऑप्शन सिर्फ बी जल्दी से सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। तो सबसे पहले हमारी नीड क्या होती है, साइकोलॉजिकल नीड्स, जिसमें हम किस पर फोकस करते हैं, अपनी रोटी कपड़ा मकान पर। ये थोड़ा लिखा नहीं जाता है यहाँ पर ना, तब थोड़ी प्रॉब्लम है। रोटी कपड़ा और मकान। अब अगर हमारे पास रोटी कपड़ा मकान आ जाता है तो हमारी सेफ्टी नीड भी आ जाती है कि भाई अगर कल दिन को बीमार पड़ जाए तो मेरे पास पैसे होने चाहिए कि मैं अपना उपचार कर सकूँ, या फैमिली में मेरी कोई बीमार पड़ जाए तो ये जाती है हमारी सेफ्टी, और मुझे रहने के लिए भी अच्छी जगह मिले जहाँ मैं एक सेफ रहूँ। उसके बाद आती है एक्सेप्टेंस नीड। ये बोलता है कि अब मैं समाज वाले भी मुझे एक्सेप्ट करे, वो मुझे समझे जाने और मुझे एक्सेप्ट करे। जहाँ पर जैसे हमें पता है कि इसमें 5 लेवल होती है, इसमें एक मिसिंग है, लेकिन आपको हमेशा जिस तरह से क्वेश्चन दिया है उसी तरह आंसर देना है। जैसा हमें पता है कि सबसे पहले सेफ्टी के बाद नीड आती है हमारी, सेफ्टी के बाद आती है हमारी सेल्फ, उसके बाद एक्सेप्टेंस के बाद आती है सेल्फ एस्टीम की नीड्स, जिसमें वो बोलता है कि मुझे मेरी भी एक पहचान हो यूनिक। उसके बाद आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इस तरह से आपको हमेशा क्वेश्चन जिस तरह दिया है उसी तरह आपको आंसर देना है, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें तो 4 ही पॉइंट है, लेकिन हमें क्या लग रहा है अप्रोप्रिएट आंसर 2 ही है क्योंकि ये भी गलत है, ये तो पहले से ही गलत है, ये भी पहले से ही गलत है। ओके, आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बिफोर राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट प्री राइटिंग और रिसर्चर यूजली कंसीडर। अगर हम बिफोर राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट, जैसे कि कोई रिसर्च रिपोर्ट के है बना रहा है तो उसकी वो राइट करने से पहले वो किन किन चीज़ों पर को कंसीडर करेगा, पर्पज ऑफ स्टडी, रीडर ऑफ रिपोर्ट, या क्लाइमैक्स ऑर्डर ऑफ रिपोर्ट, विजुअलाइजेशन ऑफ रिपोर्ट, या फिर यूज ऑफ रिपोर्ट। तो जैसा हमें लग रहा है तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि हमें देखना पड़ेगा रीडर ऑफ द रिपोर्ट कि हमारे रीडर कौन है, उसी के हिसाब से हम अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। तो अगर हमें लग रहा है कि बी, इसका ऑप्शन बी ठीक है, तो जहां बी नहीं उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन बच जाते हैं हमारा 3 और 4। 3 और 4 हम बता कि बी के साथ ए भी दोनों में, ए तो होगा ही पर्पज ऑफ स्टडी। अब हमें देखना है अपना ई और डी के बीच क्या है, विजुअलाइजेशन ऑफ रिपोर्ट ज़्यादा अप्रोप्रिएट की यूज ऑफ रिपोर्ट। अगर हमें बोलता है कि रीडर का भी हमें पता होना चाहिए, पर्पस का तो हमें यूज का भी पता होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा ए बी ई, जिसमें है ऑप्शन 3। अब आते हैं जैसे कि मैं आपको एक और बात बता दूं जो मैं
ऊपर आपको बता दूं, जैसे हमें ओलिगोपॉलिस्टिक्स मार्केट के बारे में पढ़ा, जो ओलिगोपॉली फर्म होती है उसके कुछ एग्जाम्पल भी है, जिससे मुझे अब याद आया रियल लाइफ में इसके एग्जाम्पल है, तब आपको वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। जैसे हम जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। जो ओलिगोपॉली के रियल लाइफ के एग्जाम्पल है मैं आपको उनको बता देती हूँ। जैसे हमारा एयरलाइन है, एयरलाइन हर जगह नहीं, ये कुछ ही फर्म है एयरलाइन की। ओके, एयरलाइन हो गया आपका ये ओलिगोपॉली बल्कि ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट के अंदर आती है एयरलाइंस। उसके बाद आ जाएगा ऑटोमोबाइल, और उसके बाद हमारा जा मैन्युफैक्चर स्टील जितने जो मतलब कि ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चर है और स्टील प्रोड्यूसर, ये क्या है, हमने क्या पढ़ा है कि ये कुछ ही फर्में होती है और इनके प्रोडक्ट में डिफरेंस थोड़ा ही होता है। जैसे कि एयरलाइन एक फर्म है तो इसके जितने भी कंपटीटर होंगे उनके प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होगा बताइए। क्या थोड़ा बहुत हो सकता है कि सर्विसेज में डिफरेंस है, और एक्चुअल काम तो यही है कि ये एक जहाज के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। उसमें कुछ सर्विसेज शायद थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोवाइड की जा सकती है लेकिन इनमें पूरी तरह डिफरेंस नहीं आ सकता। जैसे भी ऑटोमोबाइल और स्टील प्रोड्यूसर में भी, जैसे हम स्टील प्रोड्यूसर में थोड़ा बहुत क्वालिटी में डिफरेंस हो सकता है लेकिन होगा तो स्टील ही प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह ओलिगोपॉली शायद आपके माइंड में और क्लियर हो गई होगी। तो अब हम अपने नेक्स्ट उसी क्वेश्चन पर वापस चले जाते हैं। हमने 8 क्वेश्चन पढ़ लिए, अब हम 9th क्वेश्चन पर आते हैं। अपने 9th क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये एक मैचिंग क्वेश्चन है जिसमें आपको देखना है, जिसमें पता है कि स्टेज ऑफ बायर एंड सेलर रिलेशनशिप, कि ये स्टेजेस है जब बायर और सेलर का रिलेशनशिप बनता है। तो इसका आपको क्या है, मैच करना है। बोलते हैं कि प्री रिलेशन स्टेज, बी है अर्ली स्टेज, सी है डेवलपमेंट स्टेज और लॉन्ग टर्म स्टेज। सबसे पहले आपको जानना है कि पहला क्या है, पॉलिटिकल सप्लाईज अटेम्प्टिंग टू रिड्यूस रिस्क ऑफ चेंज एंड टू शिफ्ट रिस्क, और ऑप्शन है शेयर म्यूटेड डिपेंडेंस एंड हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। थर्ड है कस्टमर कंसर्न अबाउट रिस्क ऑफ चेंज एंड इट्स डिस्टेंस बिटवीन वैलिडिटी एंड पोटेंशियल सप्लाईज। फोर्थ है रिडक्शन इनसर्टेनिटी एंड डिस्टेंस। जैसे कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कुछ, तो मतलब कि हर क्वेश्चन में थोड़ा ना थोड़ा क्लू होता ही है। जैसे हमें पता है कि जो हमें दो अगर हमने पढ़ा तो ये हमें लग रहा है कि कुछ रिलेटेड है। हम जब हमारा एक डिपेंडेंस आ जाती है, हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट कब बनेगी, जब हमारे रिलेशन लॉन्ग टर्म के होंगे, लॉन्ग टर्म के रिलेशन होंगे। ओके, तो लॉन्ग टर्म के रिलेशन हो गए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका। तो क्या देखते हैं कि लॉन्ग टर्म स्टेज का ऑप्शन हमारा 2 है। तो देखते हैं कि डी कहां पर 2 है। आपने देख लिया डी यहां पर है, तो ऑप्शन हमारा है ऑप्शन डी में ये बताया गया है। ओके, तो अगर हमने देख लिया कि जो ए का हमें लग रहा है कि डी का हमें लग रहा है कि 2 इसका श्योर आंसर होगा, तो डी है इसमें, डी का 2 इसी में, तो हमारा आंसर सीधा आगे हम रिलेट करते ए का 3 हो सकता है। ए का 3 प्री रिलेशन स्टेज, अभी हमारा रिलेशन नहीं बना है। तो कस्टमर कंसर्न अबाउट रिस्क ऑफ चेंज एंड इट्स डिस्टेंस बिटवीन वैलिडिटी एंड पोटेंशियल सप्लाई। कस्टमर कंसर्न अबाउट रिस्क ऑफ चेंज, तो ये कौन सा स्टेज है, अभी हमारा रिलेशन नहीं बना है तभी कस्टमर रिस्क में होता है। तो ऑप्शन बी का एक आ जाता है हमारे पास अर्ली स्टेज, अभी हमारा रिलेशन थोड़ा थोड़ा बना है। तो पॉलिटिकल सप्लाई अटेम्प्टेड टू रिड्यूस रिस्क ऑफ चेंज एंड टू शिफ्ट रिस्क। अब क्या करना चाहते हैं, अब हमें पता लगेगा कि पहले में हमारे पास रिस्क था, अब उस रिस्क को चेंज करके शिफ्ट करते हैं। अगर डिवेल्प हो जाता है तो डिवेल्प का हमारा फोर्थ है रिडक्शन हो जाती है इनसर्टेनली एंड डिस्टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी। अब आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दी गई है, इसमें आपसे बताना है कि सही हो गलत। स्टेटमेंट 1 है द जजमेंटल एट्रीब्यूशन एरर इज अ टेंडेंसी इज ओवर एस्टिमेट द एक्सटर्नल फैक्टर एंड, जो क्या है ओवर एस्टिमेट करता है एक्सटर्नल फैक्टर एंड अंडर एस्टिमेट इन्फ्लुएंस ऑफ,
यहाँ पर ये थोड़ा गलत है। ये क्या करता है, अंडर एस्टिमेट द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनल फैक्टर व्हेन मेकिंग जजमेंट। जजमेंट है अबाउट बिहेवियर ऑफ अदर। थोड़ा बहुत राइटिंग में यहाँ पर प्रॉब्लम आई है, आई एम सो सॉरी, बट मैं आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जजमेंट एट्रीब्यूशन एरर इज अ टेंडेंसीज ओवर एस्टिमेट। ये क्या, इसमें क्या एक्सटर्नल जितने भी फैक्टर है उसको क्या किया जाता है, ओवर एस्टिमेट किया जाता है। जो इंटरनल फैक्टर के इन्फ्लुएंस है उनको क्या किया जाता है, अंडर एस्टिमेट किया जाता है। तो स्टेटमेंट 2 कहती है सेल्फ सीनिंग बाइस is a tendency for individual to attribute then own success to internal factor and pulling the blame to failure to on external factor। तो इसका है कि अगर मैं टेस्ट में पास हो गया तो मैंने मेहनत की थी, आई वर्क हार्ड, इसलिए तो मैं टेस्ट में पास हो गया। अगर मैं फेल हो जाता हूं तब कहती टीचर ने तो पढ़ाया ही नहीं था, टीचर ने पढ़ाया ही नहीं था, पढ़ाया नहीं था। तो ये क्या बन जाएगा हमारा सेल्फ सीनिंग बाइस। लेकिन जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हमारी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसमें थोड़ा ये कहता है कि इस जो एक जजमेंटल एट्रीब्यूशन हो है इसमें कहा जाता है, इसमें जो अंडर एस्टिमेट किया जाता है एक्सटर्नल फैक्टर को, अंडर एस्टिमेट किया जाता है एक्सटर्नल फैक्टर को, और जो हमारा जो क्या कहते हैं कि ओवर एस्टिमेट किया जाता है इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनल को, जिसमें हम बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं इसको इरेज कर लूँ, थोड़ा ये आपको समझ आ गया होगा। इरेज करके थोड़ा मैं आपको एग्जाम्पल इसका दे देती हूँ। ये कहता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति बुरा है, किसी व्यक्ति ने कोई बुरा काम किया तो हम क्या मान देते हैं कि ये व्यक्ति बहुत बुरा है, ये व्यक्ति बहुत बुरा है। हम उसके इंटरनली उसको हम क्या करते हैं, दोष देते हैं, उसको हम इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई ये व्यक्ति बहुत बुरा है। हम एक्सटर्नल फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, क्या पता ऐसी सिचुएशन है जो भी उसे ऐसे काम करने पड़े, तो इसमें एकदम एक्सटर्नल फैक्टर को पूरी तरह अवॉइड किया जाता है और ओवर एम्फसाइज किया जाता है इंटरनल फैक्टर को। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन 3। तो आज हम ओनली 10 ही क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर रहे हैं। वैसे मैंने सोचा है कि मैं हर दिन 10 ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगी ताकि हर एक क्वेश्चन आपको थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन में पढ़ाया जाए। और 10 क्वेश्चन मीन 10 कॉन्सेप्ट, 10 कॉन्सेप्ट से भी ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि जितने भी कॉन्सेप्ट आपने इसमें पढ़े एक बार उसे आप रिवाइज करो, ताकि एक दिन में अगर आप 10 कॉन्सेप्ट, इसमें 20 कॉन्सेप्ट भी हो सकते हैं 10 क्वेश्चन में, राइट। अगर हर दिन अगर आप इतने कॉन्सेप्टों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये बहुत अच्छा है। पढ़ाने को तो मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूं, आंसर पढ़ूं तो 50 क्वेश्चन एक पार्ट में कर दूंगी और 50 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कर दूंगी, लेकिन नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप अगर ये क्लासेस देख रहे हो तो आप उसे जैसे आपने क्लासेस देख ली उसके बाद एक बार उसको पढ़ लो। आप 10 क्वेश्चन मैंने पढ़ाया तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 कॉन्सेप्ट मैंने रखे हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इनको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद जैसे कि हमारी क्लासेस तो रोज ही आती है, आपके 10 क्वेश्चन में जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपके अच्छे, आप उसमें कमांड हासिल कर लो और कल शाम 6 बजे आपको दोबारा से क्लास मिल जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हर शाम 6 बजे क्लास अपलोड कर दी जाती हैं। ओके, तो कल शाम 6 बजे हम नेक्स्ट इसके आगे वाले 10 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट साथ साथ बिल्ड भी हो। सिर्फ क्वेश्चन को ख़त्म करना ही हमारा मेन मोटिव नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने सेशन देखा तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी इसमें इम्प्रूवमेंट करूं तो किस तरह, इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि जैसा मैंने आप बताया हर शाम 6 बजे हम अपनी वीडियो को अपलोड कर देते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंची तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बाद साथ ही साथ आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्तों के साथ, क्योंकि शेयरिंग इज़ नॉट जस्ट केयरिंग, ये बताता है कि आप कितने हम्बल हैं। साथ साथ प्लीज़ लाइक कर दिया करो, इससे क्या हो जाता है मेरा मोटिवेशन और मोरल दोनों ही बढ़ जाता है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।